हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी हार्टलेस सीओ एपिसोड 26। कहानी का टाइटल है मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। रूहानी ने कहा, आप चलिए, मैं प्लेट रख कर आती हूँ। तभी अथर्व जुनून से बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। अथर्व को देखकर रूहानी का दिल जोरों से धड़क रहा था। यह पहली बार था जब कोई उसके ऊपर इतना ज़्यादा हक जता रहा था। उसके पिता और लड्डू के अलावा उसने कभी भी किसी ने उसके ऊपर इतना हक नहीं जताया था। लेकिन उनका हक जताना काफ़ी अलग होता है और अथर्व का हक जताना काफ़ी अलग था। रूहानी ने हाँ कह दिया और प्लेट लेकर किचन के अंदर चली गई। उसने प्लेट को एक तरफ रखा और अपने हाथ धोकर जैसे ही मोड़ी तभी वह किसी के सीने से टकरा गई। रूहानी ने नजरें उठाकर देखा तो सामने अथर्व खड़ा था। रूहानी उससे इतने करीब देखकर काफ़ी हैरान हो गई थी। उसने अपनी थूक को निकलते हुए बोलती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अथर्व उसके चेहरे को देखते हुए बोलता है, कहा तो था तुम्हारे साथ चलूँगा। रूहानी ने हाँ में गर्दन हिला दी और वहाँ से जाने लगी। तभी अथर्व ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर बाहर चला आया। अथर्व रूहानी का हाथ पकड़कर आगे चले जा रहा था। रूहानी चुपचाप उसके साथ चल रही थी। वे दोनों सीढ़ियों से ऊपर होते हुए ही ऊपर जा रहे थे और अपने कमरे के अंदर आ गए। अथर्व ने दरवाजे को बंद किया और रूहानी का दिल धक धक करने लगा। अब वो इस खूबसूरत कमरे में अथर्व के साथ में थी और चुपचाप खड़ी होकर उसे देख भी रही थी। अथर्व उसकी तरफ मुड़ा और फिलहाल उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। उसने कमरे की सजावट को नहीं देखा था, वो सिर्फ रूहानी को ही देख रहा था। उसने रूहानी से सोफे पर बैठने के लिए कहा। रूहानी चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। अथर्व भी उसके बगल में जाकर बैठ गया और कुछ गहराई से सोचने लगा। रूहानी अथर्व को देख ही रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अथर्व उससे क्या बात करना चाहता है और वह क्या सोच रहा है। अथर्व काफ़ी देर तक कुछ सोचता रहा। रूहानी उसे देखती रही। कुछ देर के बाद अथर्व ने गहरी सांस ली और रूहानी की तरफ देखते हुए सीरियस अंदाज में कहता है, देखो हनी, हमारी शादी हो चुकी है। हम दोनों पति पत्नी हैं। मेरे कारण तुम्हारा इस परिवार से रिश्ता जुड़ा है। तो अब मैं ही डिसाइड करूँगा कि तुम किसके साथ रिश्ता रखोगी और किसके साथ नहीं। रूहानी सवालिया नज़रों से ही देखने लगती है और वो बोलता है, अभी समझाता हूँ। पहली बात तो ये कि मिस्टर मीर कपूर के फैमिली से कोई मतलब नहीं रखता हूँ और ना मैं उनसे बात करता हूँ, ना उनकी तरफ देखता हूँ। वजह पूछने की कोशिश मत करना, क्योंकि वह मैं तुम्हें कभी भी पता नहीं चलने दूँगा। जितना मैं तुमसे कहूँगा उतना ही तुम्हें करना होगा। मुझसे इसके आगे एक भी शब्द तुम नहीं सुन पाओगी। मुझसे आगे तुम एक भी कदम नहीं उठाओगी। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। तो मैं जो चाहूँगा तुम्हें वही करना होगा। अथर्व की अजीब बातें सुनकर रूहानी बोलती है, आप मुझसे कह रहे हैं कि आपके चाचा चाची से रिश्ता ना रखूं, उनसे बात ना करूं, उनकी तरफ ना देखूं? अथर्व, ऐसा नहीं होता एक परिवार के अंदर। अथर्व को गुस्सा आने लगा क्योंकि रूहानी उसकी बातें काट रही थी और वो थोड़ा नाराज़गी से कहता है, अभी तो कहा था कि तुम मुझसे आगे एक कदम मत बढ़ाना। जितना कहूँ उतना करो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। जो कह रहा हूँ सोच समझ कर ही कह रहा हूँ। तुम उन लोगों से बात नहीं करोगी और जितना हो सके उनसे दूरी बनाकर रखोगी। तुम्हें किसी चीज़ की कमी आने नहीं दूंगा। मैं तुमसे सबसे बात करने के लिए मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। सिर्फ मिस्टर मीर कपूर की फैमिली से ही, सिर्फ जिसमें 3 लोग ही रहते हैं, बाकी पूरा परिवार है, उनसे बात करो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रूहानी, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं अथर्व? ये तो गलत है ना उनके साथ। मैंने महसूस किया है कि आपके चाचा चाची आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी चाची तो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करती हैं, जिन्हें सुनकर मुझे भी बहुत हैरानी हुई। और वह छोटी सी बच्ची मीठी, वह तो पूरे दिन भैया भैया करती रहती है, लेकिन मैंने आपके मुंह से कभी भी उसके बारे में कुछ नहीं
सुना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या चल रहा है। आप उन तीनों से बात नहीं करते, लेकिन ऐसा क्यों? क्या वजह है इसके पीछे? अथर्व को गुस्सा आया। उसने सोफे के सामने टेबल पर जोर से मुक्का मार दिया और गुस्से में रूहानी को देखने लगा। अथर्व की ऐसी हरकत देख के रूहानी डर गई और वह सिमटने लगी। हैरान से और ज़्यादा हैरान हो गया। अथर्व की तरफ देखने ही लग रही थी। अथर्व उसके करीब आने लगा और उसे उंगली दिखाते हुए बोलता है, कहा था ना मुझसे वजह पूछने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो मैं कभी नहीं बता पाऊँगा। जो कह रहा हूँ उतना करो रूहानी, मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से पेश आना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी सर आँखों पर रखना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपने उस रूप को तुम्हारे सामने लाऊं जो तुम झेल नहीं पाओगी। रूहानी की आंखों में पानी भर आया। वह अथर्व को देखने लगी। रूहानी की आंखों में आंसू देखकर अथर्व ने अपनी नज़रें फेर और गहरी सांस लेने लगा। उसने आज फिर से रूहानी के ऊपर गुस्सा किया। उसे खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आया। अथर्व अपनी जगह से खड़ा होकर जाने लगा, लेकिन तभी रूहानी ने उसके हाथों को पकड़ लिया। वो काफ़ी हैरान रह गया। उसने पलट कर देखा तो रूहानी उसे मायूस नज़रों से देख रही थी। रूहानी मायूसी से कहती है, बात पूरी कीजिए, मत उछिए। अथर्व रूहानी के पास बैठ गया। उसने रूहानी के हाथों को कसकर पकड़ लिया और शांति से कहता है, देखो रूहानी, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारी जगह कोई और भी लड़की होती तो वह भी यही कहती कि किसी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो वजह है ना, वह मुझे मजबूर करती है कि मैं उन लोगों से कभी बात ना करूं, उनसे दूरी बना कर रखूं, क्योंकि वह लोग इसी के लायक हैं। मैं तुम्हें वजह नहीं बता सकता और बताना भी नहीं चाहता। अगर तुमने मुझे वजह पूछी तो इतना समझ लेना कि तुमने अपने पति को जान से मार दोगी। अथर्व की बातें सुनकर रूहानी डर गई और उसने अथर्व के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और गुस्से में कहती है, शुभ शुभ बोलिए, ऐसी बातें मत करें। आज ही तो शादी हुई है और आज ही आप यह सब बोल रहे हैं। अथर्व ने रूहानी के हाथों को अपने मुंह से हटाया और इसकी आंखों में देखते हुए शिद्दत से कहता है, ये सब नहीं चाहती हो ना तुम मुझे वजह मत पूछना कभी भी, लेकिन जितना कह रहा हूँ उतना कर लो और सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। तुम्हारा फ्यूचर मेरे साथ है, ना कि इन लोगों के साथ। रूहानी, लेकिन ये तो स्वार्थ हुआ ना। अथर्व, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। खुद के बारे में सोचना स्वार्थ नहीं, लेकिन हाँ, दूसरों का बुरा करना स्वार्थ ज़रूर होता है। और हम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हैं ना, हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। देखो रूहानी, मेरे लिए तुम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। मैंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन तुमसे शादी करने के लिए तैयार हुआ। समझ रही हो ना क्यों? रूहानी अथर्व को गौर से देख रही थी और अथर्व उसकी आंखों में देख रहा था। रूहानी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस घर में आखिर चल क्या रहा है और अथर्व ये सब क्यों बोल रहा है। आखिर क्या वजह थी इन सब के पीछे? वो अथर्व से तो पूछ नहीं सकती थी, लेकिन अथर्व ने उसे बहुत बड़ी बात जो कह दी थी, जो रूहानी को बहुत बुरी लगी। अब उसे किसी और से ही पूछना होगा, अथर्व इस तरह से बर्ताव क्यों करता है। रूहानी समझ गई थी कि अथर्व ने ऐसे बर्ताव के पीछे बहुत ही बड़ी बात होगी जो उसे तकलीफ देती है। रूहानी ने मासूमियत से कहा, अथर्व बिल्कुल बुरा इंसान नहीं है, पर वह किसी तकलीफ से जूझ रहा है, जिस वजह से वह इस तरीके का बर्ताव करता है और वह बहुत कम लोगों से ही रिश्ता रखना चाहता है। रूहानी को अब पता लगना होगा कि यह सब क्या चल रहा है अथर्व की ज़िंदगी में। रूहानी खामोशी देखकर अथर्व कहता है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ हमारे रिश्ते पे ध्यान दो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। और एक बात कहनी है कि मैं अगले हफ्ते की जगह कल शाम को ही मलेशिया जा रहा हूँ काम के लिए। अथर्व की बात सुनकर रूहानी थोड़ा उदास हो गई, क्योंकि उसे बुरा लगा, पता नहीं क्यों, लेकिन वह अथर्व से दूर नहीं जाना चाहती थी। और तो और वह पूरे 10 से 15 दिनों के लिए मलेशिया जाना चाहता था। अब रूहानी उसके बिना 10 से 15 दिन क्या करेगी? अथर्व रूहानी के चेहरे को लेकर देख रहा था और वो समझ रहा था कि रूहानी को काफ़ी बुरा लग रहा है। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और बाथरूम के अंदर भी चला गया। रूहानी ने गहरी सांस ली और सोफे के सहारे अपना सिर टिका दिया और उदासी से पूरे सजे हुए कमरे को देखते हुए बोली,
बहुत बुरा लग रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ अथर्व मलेशिया जा रहे हैं। क्या करूँगी इनके बिना मैं 10 दिन? कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे इस रिश्ते को निभाऊंगी, कैसे सबको एक साथ लेकर चलूँगी। ऐसा लगता है सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। भगवान, आप मुझे हिम्मत देना। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि 10 दिन अथर्व के बिना यहाँ पर क्या करूँगी। रूहानी इतना ही सोच रही थी कि तभी अथर्व बाथरूम से बाहर आया और कहता है, अपना सामान पैक कर लो। इतना कहकर अथर्व अलमारी से अपना कुछ सामान निकालने लगा। तभी रूहानी हैरानी से उसे देखने लगी और उसके पीछे खड़े होकर बोलती है, सामान पैक कर लूँ मतलब? अथर्व, तुम्हारे बिना मैं कहीं नहीं जा सकता, तो तुम भी मेरे साथ मलेशिया चल रही हो। अथर्व की बात सुनकर रूहानी को सुकून सा मिला। उसे खुशी तो हुई, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि वह इस सनकी इंसान के साथ अकेले नहीं जा सकती। पता नहीं इसे कब गुस्सा आ जाए और कब वह रूहानी के साथ लड़ाइयाँ करने लग जाए। हालांकि रूहानी को पता था कि अथर्व बुरा नहीं है, लेकिन अथर्व का गुस्सा बहुत खतरनाक है। रूहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे अथर्व के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। रूहानी ये सब तो सोच ही रही थी। तभी अथर्व उसकी तरफ मुड़ा और बिना किसी भाव के उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं सुबह मीटिंग के बाद, उसके बाद मैं तुम्हें डायरेक्ट लेने आऊँगा और फिर हमें निकलना होगा। खड़े खड़े ख्यालों में रहने से अच्छा है अपना सामान पैक कर लो। रूहानी कुछ सोच कर बोलती है, ऐसा कीजिए आप ही मलेशिया चले जाइए, मैं यहाँ पर रह लूँगी, मुझे मलेशिया नहीं जाना। रूहानी के इतना कहते ही अथर्व को गुस्सा आया और वह अपने दांत पीसते हुए बोलता है, मैंने तुमसे पूछा नहीं है कि तुम्हें मेरे साथ मलेशिया चलना है या नहीं। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें मेरे साथ मलेशिया चल रही हो, इसका मतलब है चल रही हो। मुझे किसी भी तरह की कोई भी बहस नहीं चाहिए। अपना सामान पैक कर लो। रूहानी, लेकिन मुझे नहीं जाना मलेशिया, आज ही हमारी शादी हुई है और कल मैं मलेशिया चली जाऊँ, ये कौन सी बात होती है। रूहानी की बात सुनकर अथर्व को गुस्सा आया और वो रूहानी पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को शांत किया और रूहानी के चेहरे को अपने हाथों में थाम लेता है और फिर कहता है, उसकी आंखों में आंखें डालकर, मेरी हनी, कह रहा हूँ ना, चलो मेरे साथ। तुम्हारी तरह मैं भी इंसान हूँ, कब तक अपने आप को शांत करूँ बताओ। रूहानी, लेकिन अथर्व, दिक्कत क्या है? यही ना कि तुम मुझ पर यकीन नहीं करती और 10 दिन तक मेरे साथ अकेली कैसी रहोगी। रूहानी, ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर अथर्व। अथर्व, अच्छी बात है अगर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। सबके सामने शादी करके मैंने अपना हक तुम पर बना लिया है, तो मेरे साथ तुम्हें हर जगह चलना ही होगा। रूहानी अथर्व की आंखों में वो जुनून और शिद्दत देख पा रही थी। अब वो अथर्व से ज़्यादा बहस नहीं कर सकती थी, वरना अथर्व फिर से गुस्सा हो सकता था। अथर्व कब से रूहानी की आंखों में ही देख रहा था। उसने रूहानी के बालों को ठीक करते हुए कहा, आप जाओ, फिर से मेरे पास आओ, आई एम वेटिंग। अथर्व की बातों को सुनकर रूहानी के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। वो जल्दी से वहाँ से चली गई और उसने एक ट्रॉली बैग लिया और उसमें अपने कपड़े डालने लगी। अथर्व जुनून से रूहानी को ही देख रहा था। रूहानी को अपने बेहद करीब कुछ महसूस हुआ, इसकी सबसे तेज होने वाली, और वो अपने ऊपर एक अजीब से गर्माहट महसूस करने लगी। वो जैसे ही मुड़ी तो उसने देखा कि उसके पीछे अथर्व उसके बेहद नज़दीक ही खड़ा था और दीवानों की तरह ही उसे घूर भी रहा था। रूहानी उसे देखकर हड़बड़ा गई और इधर उधर देखने लगी। तभी अथर्व ने उसका हाथ पकड़ लिया। रूहानी हैरान हो गई, उसे देखने ही लगी। अथर्व ने रूहानी को सोफे पर बिठा दिया, उसके सामने टेबल पर ही बैठ गया और उसके हाथ पकड़कर दीवानों की तरह उसके हाथों को देखने लगा। रूहानी को काफ़ी अजीब लग रहा था। अचानक से अथर्व को क्या हुआ? वो रूहानी के हाथों को मसल रहा था। उसके ऊपर उसकी सनक सवार हो गई थी। रूहानी कभी अथर्व को देखती तो कभी अपने हाथों को देखती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। अचानक से अथर्व ने रूहानी के हाथों को चूम लिया। रूहानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अलग ही दुनिया में पहुंच रही थी। अथर्व को बहुत सुकून मिला। उसने रूहानी के हाथों को जुनून से देखा और बोला,
बहुत खूबसूरत हो तुम, कोई कमी नहीं है तुम्हारे अंदर। लेकिन ये दुनिया खूबसूरती के पीछे भागती है, जबकि इस खूबसूरती से कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरे हिसाब से तो इंसान अच्छा होना चाहिए। तुम क्या कहती हो हनी? रूहानी धीमी आवाज़ में बोलती है। सही कहा आपने, खूबसूरती ही नहीं बल्कि इंसान का दिल भी अच्छा होना चाहिए और उसकी नीयत भी साफ होनी चाहिए। अथर्व, हाँ। रूहानी अथर्व रूहानी के हाथों को हौले से मसल रहा था और उसकी आंखों में देख रहा था। रूहानी को थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए वह अपनी नज़रें चुरा रही थी। तभी अथर्व ने उसके चेहरे को पकड़ लिया और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोलता है, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं करूँगा मैं। कहा तो था कि मुझे 24 घंटे तुम्हें देखना है, इसलिए तुमसे शादी की है, इसलिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाया हूँ। अब अब से तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगी, किसी खजाने की तरह जिसे मैं किसी को भी नहीं दूंगा। अथर्व काफ़ी अजीब सी बातें कर रहा था, जो रूहानी के लिए तो काफ़ी अजीब थी और वो सब उसके सिर के ऊपर से भी जा रही थी। लेकिन उससे इतना पता चल रहा था कि अथर्व की नीयत में कोई खोट नहीं है। वह उसे गंदी नज़रों से बिल्कुल नहीं देख रहा, लेकिन काफ़ी अजीब नज़रों से तो ज़रूर देख रहा था। रूहानी ने अपनी नज़रें नीचे कर ली और अपने और अथर्व के हाथों को देखने लगी। तभी रूहानी ने देखा कि अथर्व ने उसके हाथों में जो काफ़ी चोटों के निशान थे। पता नहीं रूहानी को क्या हुआ, उससे ये निशान देखकर अच्छा नहीं लगा। उसने अथर्व के हाथों को कसकर पकड़ लिया और परेशान होकर बोलती है, ये चोट कैसे लगी आपको? अथर्व उससे चोट को देखने लगा और कटाक्ष में बोलता है, कई बार अगर हम गलती करते हैं तो खुद को भी तो सबक सिखाना ज़रूरी होता है ना, वरना वह गलती हमसे दोबारा ज़रूर होती है। अथर्व की बात का मतलब समझकर रूहानी परेशान हो गई। कोई ज़रूरत नहीं है खुद को सज़ा देने की। क्या गलती कर दिया आपने जो आप खुद को चोट पहुंचा रहे हैं? यह गलत होता है, इसे पागलपन कहते हैं। अथर्व जुनून से कहता है, पागलपन हो या दीवानापन हो, मेरे अंदर सब कुछ कूट कूट कर भरा है। जब मैं दूसरों को सजा दे सकता हूँ तो खुद से भी पीछे नहीं हटता हूँ। रूहानी उदास होकर बोलती है, प्लीज़ अथर्व, इतना अजीब बर्ताव मत कीजिए। आप नॉर्मल इंसान हैं तो आप नॉर्मल ही रहिए ना। आपकी बातें बहुत अलग और अजीब होती हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मुझे डर लगता है आपसे। जब आप इतने बुरे हैं ही नहीं तो प्लीज़ आप नॉर्मल बिहेव कीजिए, सबके साथ बोलिए मिलिए, ऐसे अलग थलग रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूहानी के चेहरे की परेशानी देखकर अथर्व रूहानी के माथे पर हाथ फेरते हुए आराम से कहता है, तुम हो ना काफ़ी, मेरे लिए बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे। रूहानी, मैं अकेली काफ़ी हूँ आपके लिए। अथर्व, तुम ही काफ़ी हो, सिर्फ तुम। रूहानी अपनी मायूस आंखों से अथर्व को देख रही थी, जो रूहानी के हाथों को मसल रहा था। रूहानी को बहुत बुरा लगा। आज उसे सब पता चल गया कि अथर्व बिल्कुल बुरा इंसान नहीं है, लेकिन वह पता नहीं किस चीज़ से जूझ रहा है, जिस वजह से वह ऐसा अजीब बर्ताव करता है। रूहानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था अथर्व के लिए। उससे अथर्व पर गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि वह समझ सकती थी कि वह इंसान ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा ताकि सब लोग उससे दूरी बनाकर रखें। रूहानी की आंखें भर आई थी, वह उदासी से अथर्व को ही देखे जा रही थी। अचानक से अथर्व की नज़र रूहानी की आंखों पे पड़ी, जहाँ पर आंसू थे। अथर्व बेचैन हो गया। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और रूहानी के बगल में जाकर बैठ गया। उसके चेहरे को थाम कर बेताबी से बोलता है, क्या हुआ हनी? तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? देखो देखो, तुम्हें कोई तकलीफ़ है तो तुम मुझे बताओ, मैं उस तकलीफ़ को झट से मिटा दूंगा। लेकिन तुम कभी दुखी मत होना। मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहता। ना जाने रूहानी को क्या हुआ, उसने अथर्व के चेहरे को थाम लिया और भावुक होकर बोलती है, मेरी तकलीफ़ों की जड़ सिर्फ आप ही मिटा सकते हो अथर्व। मैं उसे मुझे उम्मीद है बहुत जल्द आप मेरी तकलीफ़ों को दूर कर देंगे। उम्मीद है आप मेरी बात को
और उसके मतलब को समझ रहे होंगे। रूहानी की बात सुनकर अथर्व ने गहरी सांस ली। उसने रूहानी को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। अथर्व की बाहों में आकर रूहानी को भी सुकून मिल रहा था। उसने उसे कस के पकड़ लिया और दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। रूहानी आंखें बंद कर अथर्व को महसूस कर रही थी। वही अथर्व उसकी पीठ को मसल रहा था और कुछ गहराई से सोच रहा था। काफ़ी देर तक वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे में बाहों में समाये रहे। अथर्व ने रूहानी के बालों पे हाथ फेरता है और अपनी आकर्षक आवाज़ में कहता है, रूहानी, जो तुम चाहती हो वह बहुत मुश्किल है। जख्म इतने गहरे हैं कि उनका भरना आसान नहीं है। रूहानी ने अथर्व को और कस के पकड़ लिया और कहती है, कोई भी जख्म ज़्यादा वक्त तक नहीं रहता और एक ना एक दिन भर ही जाता है। ज़रूरत है बस उसकी दवाई आ जाती है। जब मैं आपके ज़ख्म की दवाइयाँ बनना चाहती हूँ और अथर्व उस जख्म को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहती हूँ, ताकि आप भी एकदम नॉर्मल इंसान बन जाएं और मैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देख पाऊँ। अथर्व ने कुछ नहीं कहा। उसने रूहानी को अपनी बाहों से उठा लिया और उससे देखते हुए बेड की तरफ बढ़ने लगा। रूहानी भी उसे देख रही थी। वह काफ़ी उदास नज़र आ रही थी। अथर्व ने रूहानी को बेड पर लिटा दिया और जैसे ही वहाँ से जाने लगा तभी रूहानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और अथर्व ने पलटकर रूहानी की तरफ देखा तो रूहानी ने उसे वहाँ से नहीं जाने का इशारा किया। तब अथर्व रूहानी के पैर के पास बैठ गया। उसने रूहानी के दोनों पैरों को अपनी गोद में रखा और उन्हें मसलने लगा। रूहानी अथर्व के स्वभाव को समझ नहीं पा रही थी। कभी तो वह एकदम कठोर बन जाता तो कभी वह एकदम कोमल बन जाता। वो रूहानी के पैरों को मसल रहा था, उन्हें देख रहा था और रूहानी लगातार अथर्व को ही देख रही थी। रूहानी बेड पर बैठ गई। उसने अथर्व का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर आने के लिए कहा। अथर्व ने रूहानी के बगल में ही बैठ गया और उसके बेड से सिर टिका दिया और आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। रूहानी उसे खामोशी से देख रही थी। रूहानी से रहा नहीं गया। वो झट से अथर्व के सीने से लग गई। अथर्व ने भी उसे कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसकी पीठ को सहलाने लगा। इन दोनों की ये पहली रात यूं ही खामोशी से एक दूसरे की बाहों में ही गुजर गई। वहीं अगली सुबह रूहानी की आंखें खुली तो उसने अपने आसपास देखा। वहाँ पर अथर्व नहीं था। रूहानी बेचैन हो गई। जल्दी से बेड से खड़ी हो गई। अथर्व को ढूंढने लगी। पहले वह बाथरूम में गई लेकिन वहाँ पर भी वो नहीं था। उसने पूरे कमरे में देखा लेकिन उसे अथर्व कहीं नहीं दिखा। रूहानी परेशान हो गई। वह अथर्व से मिलना चाहती थी और बिना बताए चला गया था। अथर्व को रूहानी को काफ़ी बुरा लग रहा था। वह परेशान होकर वह बेड पे ही बैठी गई। तभी किसी ने उसके माथे पर हाथ रखा। रूहानी ने नज़र उठा के देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह झट से उस शख्स के गले लगकर बोलती है, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। अथर्व ने उसे खुद से अलग किया और उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा तुमसे बात किए बिना ही चला जाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था तब तक मैं जब मैं गया था। रूहानी, मैं आपके साथ मलेशिया चलने के लिए तैयार हूँ और अभी जल्दी से सामान पैक कर लेती हूँ। अथर्व, ओके, मैं भी कंपनी जा रहा हूँ। जब तुम्हें कॉल करूँ तब तुम तैयार रहना। रूहानी, लेकिन क्या आपके मम्मी जी और पापा जी से पूछ लिया है? अथर्व, थोड़ी देर पहले ही उनसे बात की है, वो लोग तैयार है। रूहानी ने हाँ कह दिया और अथर्व को देखने लगी। अथर्व ने अपना कोट पहना और कहता है, याद है ना रात को मैंने क्या कहा था तुमसे? उस बात का ख्याल रखना, मेरे खिलाफ बिल्कुल भी मत जाना। रूहानी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। अथर्व उसे देखते हुए कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही रूहानी ने गहरी सांस ली और वापस बेड पे ही बैठ गई। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का ये पार्ट? अगले पार्ट में हम लोग रूहानी और अथर्व का मलेशिया ट्रिप, या ये कह सकते हैं एक हनीमून ट्रिप, उसके बारे में जानेंगे। तब तक कहानी को सुनते रहिए और इस कहानी को प्यार दीजिए। जब तक मैं चलती हूँ और लेकर आती हूँ आपके लिए एक नई कहानी। तो चलिए मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक सुनते रहिए हार्टलेस सीओ सिर्फ टिनी FM चैनल।